तारीख थी 2 सितंबर 2024। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय समन्वय बैठक का आखिरी दिन। पत्रकार अपना पूरा लाव लश्कर लेकर पहुंचे हुए थे। कैमरे ऑन थे। कैमरे के फ्रेम में प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर को आना था। बैठक खत्म हुई, आंबेकर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। पत्रकारों और राजनीतिक जानकारों को उम्मीद थी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ तो ऐसा बोला जाएगा जो अगले दिन अखबारों के पहले पन्ने पर बोल्ड हेडलाइन में छपेगा। सुनील आंबेकर ने किसी को निराश नहीं किया। उन्होंने एक नहीं दो बम गिराए। पहला कि कुछ शर्तों के साथ आरएसएस जाति जनगणना के पक्ष में है, और दूसरा कि आरएसएस और उसकी वैचारिक संतति यानी केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी के बीच कुछ अनसुलझे मुद्दे हैं। बाद में आंबेकर ने कहा कि ये पारिवारिक मामला है और बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाएगा। लेकिन अब तक हेडलाइन के लायक कंटेंट मिल चुका था। राजनीति के विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी बैकफुट पर है और मंथन का दौर चल रहा है। लंबे अरसे बाद बीजेपी ढुलमुल और हिचकिचाहट से भरी दिखाई देती है, लेकिन मतभेदों की लंबी फहरिस्त के बीच सुलह की कोशिशें भी दिखाई दे रही हैं। चाहे वो चुनावी राज्यों में संघ की सलाह लेने वाले चुनावी मैनेजर नियुक्त करने का फैसला हो या अमित शाह और राजनाथ सिंह का आरएसएस नेताओं से मिलने का सिलसिला, जम्मू कश्मीर में राम माधव की वापसी हो या सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस से जुड़ने पर लगे प्रतिबंध को हटाना, बीजेपी अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रही है। इन सब के पीछे विधानसभा चुनावों की चिंता हो या उत्तर प्रदेश की खटपट, लोकसभा के नतीजों से लगा झटका हो या आलोचकों का हावी होना। इंडिया टुडे मैगजीन में छपी हमारे साथी अनिलेश महाजन की इस कवर स्टोरी के जरिए देखिए बीजेपी और आरएसएस अपना खोया दमखम वापस पाने के लिए क्या क्या जतन कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। अप्रैल का महीना आपको याद होगा। देश की राजनीति में क्या माहौल था। लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी एनडीए के लिए 400 पार का दम भर रही थी। अपने दम पर 370 सीटें लाने का लक्ष्य था। जेपी नड्डा पार्टी के आत्मनिर्भर होने की बात कह रहे थे। लेकिन 4 जून को बीजेपी का जिस कठोर और तल्ख हकीकत से पाला पड़ा वो सबके सामने है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से एनडीए की सरकार चल रही है। इन नतीजों के बाद आरएसएस का नेतृत्व भी थोड़ा परेशान हुआ। सरसंघचालक मोहन भागवत बीते 2 महीने में कई बार बेलाग, बेलौस और बेरहम दिखाई दिए हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि सच्चे सेवक को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। यहां यह समझना जरूरी है कि क्या बीजेपी सच में दबाव में है, और अगर आरएसएस के साथ मतभेद है तो कौन से मुद्दे अपना रोल प्ले कर रहे हैं। देखिए, जो भाजपा की राजनीति है इसमें दबाव की राजनीति जो है उसके लिए कोई ज़्यादा जगह है नहीं। और जो अभी ज़्यादा जो भाजपा की पोजीशनिंग हो रही है वो एक बैकफुट पे पार्टी और उनकी लीडरशिप है। और उसका मेन जो रीज़न है वो ये है कि 240 के करीब सांसद ही जीत कर आ पाए। और जनवरी और फरवरी के माह में प्रधानमंत्री ने जो 400 पार का नारा दिया था, तो उसके बाद जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि भाजपा अपने ऑपरेटर्स के साथ ये 400 क्रॉस कर रही है। और जिस तरीके से ग्राउंड लेवल की प्रिपरेशंस, ग्राउंड लेवल पे जो काम है वो नहीं हो पाया और भाजपा 240 पे ही सीमित हो गई, तो वो हम लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण भाजपा बैकफुट पे है। दबाव इतना की है कि उनको थोड़ा पीछे हटना पड़ रहा है। और उसके बहुत सारे जो हैं कारण पिछले दिनों में सामने भी आए हैं। भाजपा से संघ का जो नेतृत्व है वो इस बात से नाराज़ है कि पिछले 5 साल में जो बड़े राजनीतिक डिसीजंस हैं उसमें उसकी लीडरशिप को डिस्कशन में शामिल नहीं किया गया और उनको सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे बताया गया और बहुत सारे डिसीजंस उनको पत्रकारों के द्वारा बताए गए हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये संघ को खटकती हैं। और संघ का एक व्यक्ति को लेकर अपना पूरा राजनीति को खड़ा करना भाजपा में, फिर उसके बाद जिस तरीके से बाहरी लोगों को पार्टी में शामिल किया गया, जिस तरीके से डायनेस्टी वाला जो रूल है वो सिर्फ भाजपा के लोगों के ऊपर अप्लाई किया गया। और फिर बहुत सारे जो पार्टी के जो स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट हैं उनका सिलेक्शन, चीफ मिनिस्टर का सिलेक्शन, मंत्रियों का सिलेक्शन, कई जो की ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका सिलेक्शन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये खटकती हैं शीर्ष नेतृत्व को। और वही एक जो बहुत बड़ा कारण रहा है और जिसको अभी रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है।
आरएसएस 2025 में अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर लेगा, लेकिन उसके ठीक एक साल पहले ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और आरएसएस दोनों का वक्त से सामना हो रहा है। खासकर बीजेपी के सामने अभी दोहरी चुनौती है। पहला, राज्य इकाइयों के मसलों को हल करना, और दूसरा, जेपी नड्डा का उत्तराधिकारी खोजना, जिनका कार्यकाल 30 जून को ही खत्म हो चुका है और वो एक्सटेंडेड पीरियड में काम कर रहे हैं। ऊपर से कुछ हरियाणा, महाराष्ट्र और सरीखे राज्यों में चुनाव होने हैं जहां बीजेपी की सांसें पहले ही अटकी हुई हैं। इसीलिए पूरी कवायद हो रही है कि आरएसएस के साथ मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। भाजपा की बहुत बड़ी ज़रूरत ये है कि बहुत सारी जो स्टेट्स हैं जहाँ पे असेंबली के इलेक्शन होने हैं अगले 2 साल में, वहाँ पे भाजपा की स्थिति कोई ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस वाली नहीं दिख रही है। अभी 2 स्टेट्स में इलेक्शन है, J&K में और उसके बाद हरियाणा में, और इन दोनों स्टेट्स के जो इलेक्शंस हैं उसमें भाजपा की स्थिति जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। J&K में जो कश्मीर का हिस्सा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है बीजेपी के ऊपर। जो 370 जिस तरीके से हटाया गया, जिस तरीके से मुस्लिम सेंटिमेंट पूरे कंट्री में है, और जिस तरीके की वहाँ राजनीति होती है, लोकल कैंडिडेट्स को काफ़ी मुश्किल आ रही है। ऐसे ही हरियाणा में है, वहाँ पे जो खट्टर सरकार है उसके अगेंस्ट रिजेंटमेंट है, और खट्टर साहब के बाद नायब सिंह सैनी को भी लाया गया है, पर वो रिजेंटमेंट अभी टोन डाउन नहीं हुई है। तो उस कारण से जो है संघ की जो है दोनों क्षेत्रों में ज़रूरत भाजपा को है, क्योंकि संघ का एक अपना इंडिपेंडेंट नेटवर्क है, और उसी में देखा कि राम माधव की वापसी हुई है जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू के एरिया की इक्वेशंस हैं उनको सेट करने के लिए, और कश्मीर के एरिया में जो भाजपा जिनको प्रोबेबल अलाई बना सकती है उनको खड़ा करने के लिए, इंडिपेंडेंट्स को खड़ा करने के लिए, और बाद में अगर ज़रूरत पड़े रिज़ल्ट्स के बाद तो अगर वहाँ पे कोई अलाइज़ ढूंढने पड़े तो उनके साथ बातचीत करने के लिए। तो इस तरीके से भाजपा ने काफ़ी चेंजेस लाए हैं। हरियाणा में अरुण कुमार खन्ना को लाया गया है, ये सह सरकारेवा है भाजपा के, और खट्टर जी के काफ़ी विश्वस्त हैं। प्रधानमंत्री इनके बारे में एक अच्छा ओपिनियन रखते हैं नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के बारे में। तो उनको उतारा गया है कि संघ के संगठनों को खड़ा किया जाए, संघ को साथ में जोड़ा जाए, और पार्टी के लिए एक बेहतर माहौल जो है वो हरियाणा में खड़ा किया जाए। ऐसे ही उसके बाद महाराष्ट्र में इलेक्शंस हैं और झारखंड में है, वहाँ पे भी संघ ने अपनी इकाइयों को उतारा है, और वो अपना अपना जो काम है उन स्टेट्स में उन्होंने शुरू कर दिया। लोकसभा रिजल्ट्स ने बीजेपी को सबसे बड़ा डेंट उत्तर प्रदेश में दिया। पार्टी की सीटें 62 से घटकर सीधा 33 रह गईं। इसके बाद सीएम और डिप्टी सीएम के बीच का विवाद भी खुलकर सामने आ गया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है। दूसरे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी कई बार खुलकर नाराजगी जता चुके हैं। इन सब के अलावा माना जा रहा है कि बुलडोजर बाबा वाली छवि से नुकसान हो रहा है। राम मंदिर का मुद्दा काम नहीं किया। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 400 पार के नारे ने भी मुसलमानों और दलितों को बीजेपी के खिलाफ कुछ हद तक लामबंद कर दिया है। ऐसे में कुल मिलाकर बीजेपी की स्थिति यूपी में क्या है? देखिए, अभी जो यूपी का मसला है उसमें भाजपा और संगठन जो है संघ का संगठन है बड़ा धीमे धीमे कदम रख रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई जा रही है। वहाँ पे एक मैसेज दिया गया है कि जो संगठन है और सरकार है वो मिलकर जो है 10 जो वहाँ पे उपचुनाव होने हैं उनके ऊपर ध्यान दे और उसका रिज़ल्ट बेहतर करे। ये 10 में से 5 सीटें ऐसी हैं जो भाजपा के खाते में रही थी, और 5 सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी के खाते में रही थी, और इनके जो विधायक थे अब सांसद हो चुके हैं। और यही भाजपा का फोकस है कि इसमें से ज़्यादा सीटें जीतें। और एक मैसेज ज़रूर दिया गया है संगठन में कि योगी आदित्यनाथ ना सिर्फ यूपी में बट पूरे भारतवर्ष में हिंदुत्व का एक फेस हैं, एक उनका हिंदुत्व का नैरेटिव है जिसको संघ जो है वो अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है। और दूसरा जो है हिदायतें दी गई हैं योगी आदित्यनाथ के कैंप को भी कि जो भाजपा के जो लोग हैं जो नाराज़ हैं और उनकी नाराज़गी उनके कार्यशैली को लेकर है उसमें बदलाव लाया जाए। अभी वो बदलाव हमें दिखा नहीं है, पर हमें ये बताया गया है कि ये बदलाव लाने के लिए योगी आदित्यनाथ को बोला गया है और संगठन को भी बोला गया है कि अभी उनको हटाने का संगठन में कोई चर्चा नहीं हो रही है। अब आते हैं चुनावी राज्यों पर। हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड ये 3 ऐसे चुनावी राज्य हैं जहां विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं। एक एक कर तीनों राज्यों में उठापटक के पॉइंट्स आपको बताते हैं।
बात सबसे पहले हरियाणा की। यहाँ नए प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरह खट्टर के कट्टर वफादार हैं। दोनों उनकी छाया से बाहर नहीं निकल पा रहे। खट्टर के राज्य से बाहर निकलने से पार्टी को पंजाबी हिंदुओं के बीच अपना समर्थन हासिल करने के लिए नई मुहिम की दरकार है। जेपी दलाल, कैप्टन अभिमन्यु, ओपी धनखड़ जैसे जाट नेताओं को चुनाव का टिकट तो मिला, पर वे बड़ी जिम्मेदारी चाहते हैं। अब महाराष्ट्र पर आते हैं। यहाँ फडणवीस का भविष्य अंधकार में लटका नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फडणवीस को कटघरे में खड़ा कर दिया है, खासकर मराठा आरक्षण के मुद्दे पर। महायुति में अजित पवार की उपस्थिति पर संघ को आपत्ति है। संघ का मानना है कि अजित पवार को शामिल करने से भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का बीजेपी का नारा कमजोर पड़ गया है। इसके अलावा दल बदलुओं की बाढ़ ने लोकल बीजेपी नेताओं को असहज कर दिया है। तीसरे राज्य झारखंड की बात करते हैं। इसमें लोकसभा चुनावों में तो पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा, 14 में से 8 सीटें जीत लीं, लेकिन अब कुछ नई चुनौतियां सामने हैं। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आदिवासियों का भरोसा नहीं जीत पाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के आने से स्थिति और उलझ जाएगी। आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता लक्ष्मीकांत वाजपेयी और सीनियर नेता आलोक कुमार को संघ के स्थानीय नेताओं का भरोसा जीतने को लगाया गया है। पूर्व बीजेपी नेता सरयू राय की वापसी का इंतजार था, लेकिन उन्होंने जेडीयू को चुना। अर्जुन मुंडा की प्रदेश की राजनीति में वापसी सिरदर्द बढ़ा सकती है, क्योंकि अभी वे प्रदेश की राजनीति में एक तरह से साइडलाइन चल रहे हैं और चंपाई सोरेन सरीखे बड़े नेता बाहर से लाए गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोकसभा चुनाव से मिले झटके ने बीजेपी को यह एहसास करा दिया है कि उसे आरएसएस को साथ लेकर चलना होगा, खासकर बड़े राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सुधार के मामलों में, क्योंकि वही पार्टी की रीढ़ है। आसान शब्दों में कहें तो प्रदेश अध्यक्षों, नए मुख्यमंत्रियों, प्रमुख मंत्रियों, चुनाव अभियान संचालक और दल बदलुओं को शामिल करने के मामलों में संघ से सलाह करनी होगी। विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग और दल बदल कराने की छवि से भी उबरना होगा। पिछले 1 दशक में बीजेपी ने अपनी ब्राह्मण बनिया पार्टी की छवि को बदला है, लेकिन अब सूत्रों का कहना है कि फैसला लेने के मामलों में मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष जैसे स्थानीय क्षत्रपों को काम करने और मजबूत बनाने की रणनीति अपनानी होगी। आलोचकों का कहना है कि भाजपा अभी तक नए पार्टी अध्यक्ष या कार्यवाहक अध्यक्ष का नाम तक तय नहीं कर पाई है, इसलिए अब सारी निगाहें बीजेपी के नए अध्यक्ष के चुनाव पर टिकी होंगी। बीजेपी आरएसएस के रिश्तों पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।